आदरणीय सम्मान्य किरोड़ीलाल जी मीणा, राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री। जब मैं इनका स्टेटमेंट, जब इनका मैं मीडिया से जब ये रूबरू हो रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे, तब जब डूंगरी बांध के विरोध में जो महापंचायत बुलाई गई 21 नवंबर को, यानी कि आज, और उसके बाद जवाहर सिंह बेडम और माननीय जो हमारे तुम्हारे सबके सर्व समाज के किरोड़ीलाल जी, सम्मान इसलिए दिया जाता है उनको क्योंकि जो है उन्होंने पहले जो है बहुत आंदोलन किए, बहुत ज़्यादा ऐसे उनके जो है कहते हैं कि उपकार हैं सभी समाजों के ऊपर, उसकी वजह से आज जो है किरोड़ीलाल जी को सम्मान दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में मुझे लग रहा है शायद जो बोल रहे थे ना डूंगरी बांध विरोध को लेकर के, जो महापंचायत हुई और उसी के अगेंस्ट जिस तरीके से मीडिया के क्वेश्चन थे, उनका जो जवाब दे रहे थे किरोड़ीलाल जी, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल जी के पिछवाड़े पे कोई पिस्टल वगैरह टिका रखी होगी और पिस्टल टिका के उनसे ज़बरदस्ती उनके मुंह से ये निकलवाया जा रहा था कि आप ये बोलिए कि 16 ही गाँव उठेंगे, और गांव उनको ये भी पता चल गया कि कितने घर उठेंगे। भाई साहब, इतना खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि मतलब पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से पता चल गया इनको कि इतने घर उठेंगे और इतने 250 घर वहाँ उठेंगे, 40 घर उठेंगे, उस गांव के इतने घर उठेंगे। भाई साहब, टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक हो, तेजस कैसे क्रैश कर गया फिर एयर शो में है? पिछले 1.5 साल के अंदर 2 बार 2 तेजस क्रैश कर गए इंडिया के। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है भाई, समझ में नहीं आता मेरे को यार। इंडिया के MiG-21 जो हम विदेशों से जो लेते हैं, राफेल लेते हैं, सुकोई जो है हमारे पास, सुकोई 30, ये सब क्यों क्रेश कर जा रहे हैं भाई? हमारी किरकिरी हो गई, इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी होती है। मतलब कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा वो समझा रहा था ये वाला पॉइंट आपको कि किरोड़ीलाल जी यार, मतलब ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी आ गई कि गाँव के घर का भी पता चल गया। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि यार, बहका रहे हो, भ्रमित आप कर रहे हो, लोगों को गुमराह आप कर रहे हो हैं। जबकि महापंचायत में जो कमेटी के लोग हैं जो जा रहे हैं, नरेश भाई साहब जा रहे हैं, प्रहलाद जी जा रहे हैं, प्रहलाद खटाणा वहाँ जा रहे हैं, राजेंद्र जी गुड्डा भाई साहब वहाँ गए, बहुत सारे तमाम ऐसे नेता गए। वो गुमराह नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों के असली नेता हैं और वो साथ देना चाहते हैं उनका, उनकी ज़मीन जायदाद से, उनके जो कहते हैं ना कि विरासत से उनको बेदखल न किया जाए, उससे बचाना चाहते हैं उनको। लेकिन आप, एक घर, एक व्यक्ति, हर इंसान की ज़िंदगी की कीमत होती है। सोचिए कितने हज़ारों सालों से वो लोग वहाँ बस रहे हैं, वहाँ के बासिंदे हैं, और आप कह रहे हो 16 गाँव। अबे सुनिए मेरी बात, जो बीसलपुर डैम है ना, उसका ये दुगना बनेगा, दुगना दुगना बड़ा बांध। और बीसलपुर डैम पता है कितने गाँव उड़े थे, उड़ाए गए थे कितने गाँव को? 100 गाँव लगभग उड़े थे उसमें। 70 गाँव तो कंप्लीटली डूब गए थे भाई, संपूर्ण रूप से डूबे थे 70 गांव। तो सोच लो, 76 गांवों की बात चल रही, सही है। शुरुआती DPR में जो बताया गया था, जो डाटा था इसका प्रोजेक्ट का, उसके अंदर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर बताया गया था कि 76 गांव उड़ेंगे। सही है, बिल्कुल। ये सब अभी गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये डिवाइड करने की सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि यार ये लोग बट जाए तो बढ़िया, यार ये सब लोग एक होके आ रहे हैं, संगठित होके आ रहे हैं, हम इनको कैसे रोक पाएंगे? ये लोग सब एक हो गए तो भाई ये डूंगरी बांध जो है ना, 11,000 करोड़ रुपए की ये प्रोजेक्ट है। हमने तो उन ठेकेदारों को, उन कंपनियों को पैसे भी ले लिए, टेंडर वेंडर तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हें ही बनाना है। अरे भाई, क्या चल क्या रहा है? 600 करोड़ रुपए का तेजस क्रैश हो जाता है दुबई एयर शो के अंदर, 600 करोड़ रुपए का है वो है, और 11,000 करोड़ रुपए का डूंगरी बांध बनेगा। ERCP जो बन रही है ना प्रोजेक्ट जो है, ये काली सिंध, काली सिंध का नाम है उसका, जो है चंबल इन पे बनेगा है ना, 2-3 नदियां हैं ना उनके ऊपर, PKC इस तरीके से ERCP प्रोजेक्ट के तहत है ये। तो मैं सोच रहा था कि यार गुमराह ये लोग कर रहे हैं, सोचिए, और उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं नरेश मीणा के ऊपर, राजेंद्र गुड्डा के ऊपर, प्रहलाद जी के ऊपर, जो डूंगरी बांध विरोध संघर्ष की जो समिति है, कमेटी है, उसके ऊपर विरोध लगा रहे हैं, जो वो लोग गुमराह कर रहे हैं। लेकिन नहीं, डिवाइड करना चाहते हैं ये लोग। 16 ही गाँव वाले लोग आए, हमारा थोड़ा ना घर बच रहा है। अरे वो 75 गाँव, जो 76 गाँव जो उड़ेंगे ना, जो उजड़ेंगे, उनके कितने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो लोग सब कहाँ कैसे बिछुड़ जाएंगे भाई? सोचने की बात तो ये भी होगी। मतलब लगभग बिशलपुर डैम जब बना था, अच्छी बात है, बना है, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन
उस डैम को आप दूसरी जगह पे तो बना सकते हो ना। हैं 16 गांव के तालाब बना रहे हो क्या आप? हैं तालाब बना रहे हो, छोटी मोटी झील बना रहे हो हैं, और 1.5 गुना से ज़्यादा 2 गुना डैम बनने जा रहा है बिशुलपुर का, और आप कह रहे हो 16 गांव उड़ेंगे। मतलब यार मजाक भी करो तो थोड़ा सा ढंग का मजाक किया करो यार। करोड़ीलाल जी कौन सी पिस्टल जमा रखी है कि 47 पीछे रखी है, हमें पता है कौन बुलवा रहा आपसे। भाई हंसी आती है यार, ऐसे ऐसे नेताओं के बयान आ रहे हैं, लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं ये हैं, जवाहर सिंह बेडम और ये लोग मिल करके। शर्म नहीं आती यार हैं। हमें पता है ना, आपने बहुत बड़े बड़े उद्योगपति जो बिजनेसमैन है उनके पैसे ले लिए, और ठेकेदारों से पैसे ले लिए, कॉन्ट्रैक्टर जिनका टेंडर देना है हैं, पैसे खाने। आप बोलोगे कांग्रेस के टाइम की है। अरे भाई ठीक है कांग्रेस के टाइम की है, तो कांग्रेस और आप थोड़ी अलग अलग हो, एक ही तो हो। हमने तो लेके आ गए, अब आप लेके जो है आप भी, हमें इसमें पैसा चाहिए, हमें भी पैसा कहीं ना कहीं लगेगा। इसलिए जो बेवकूफ़ बनाने की जो हरकतें कर रहे हो ना आप लोग, इतने घर उजड़ेंगे, इतने गांव उजड़ेंगे हैं, ऐसा नहीं होता है। सब लोग जानते हैं कि 76 गांव तो उजड़ेंगे उजड़ेंगे, 76 गांव के रिलेटिव, फिर 300-400 गांव और बाद में इसकी जद में आएंगे। बहुत सारे लोग, लगभग 3-4 लाख लोग है ना, मतलब अपने रिश्तेदारों को खो देंगे, अपनी ज़मीन खो देंगे, अपने घर बार खो देंगे, अपनी अपनी हज़ारों सालों से जो विरासत जो धरोहर थी उसको खो देंगे। सोचने की बात है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो पाएंगे। भाई शादी ब्याह कैसे होगा सोचिए आप हैं। ये बोल रहे पानी पिलाएंगे, 17 जिलों को पानी जाएगा, उसका बोला जा रहा है कि 17 जिलों को पानी पिलाया जाएगा डूंगरी बांध से। तो 17 जिलों को क्या 16 गाँव को उजाड़ेंगे? 17 इतना आसान है क्या है? 17 जिलों को पानी देने के लिए भाई बहुत बड़ा डैम बनता है, बिशुलपुर का दुगना डैम बनेगा, और उससे ना बहुत बड़ी, इसलिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में ना ट्यूबवेल जो आप लोग लगाओगे ना जमीन में, उसके लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। बगैर परमिशन के लगा दी उस पर टैक्स लगेगा, पैसे लगेंगे। ये कानून बनाया जा रहा है, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है किसानों के साथ में। किसानों को अभी यूरिया की कितनी बड़ी जरूरत, बहुत बड़े स्तर पर जरूरत है राजस्थान के अंदर, और लाइनों में लगना पड़ रहा है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि किसानों को जो है वहाँ सहकारी समितियों के पास, या जो है खाद बांटने वाले जो ये बना रखे हैं डीलर, इनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। आधार कार्ड से लिंक करो और किसको कितने चाहिए ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, वो गाड़ियाँ घर पे आ जाएंगी। आ सकती है कि नहीं आ सकती? जैसे गैस सिलेंडर की आती है, और भी बाकी ऑनलाइन डिलीवरी होती है दुनिया भर की, क्यों नहीं आ सकती? किसानों का इतना पैसा खर्च होता है भाई, हर आदमी बाइक लेके जा रहा है, ट्रैक्टर लेके जा रहा है, ट्रक लेके जा रहा है। एक सरकार की गाड़ी आएगी, एक चार्जेज उसमें जोड़ लो, और क्या है। इतना लोगों को सुबह से शाम तक भाई लाइन में लगना पड़ रहा है। कितनी बुरी स्थिति किसानों की सर्दियों के टाइम पे हो रही है। खेत में खड़ा रह करके पानी पिलाएगा, फिर खाद देना पड़ेगा। इस तरह के ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर सकते क्या? घर घर डिलीवर खाद नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन ये नेता और ये विधायक जो बने पड़े हैं संसद और विधानसभा में, ये केवल आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए एक वोट की ताकत समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं सम्माननीय जो आदरणीय हमारे करोड़ी लाल जी हैं, जो सभी शर्मा समाज के नेता थे, लेकिन अभी मुझे उनके वक्तव्यों से, उनके कार्यशैली से मुझे अब नहीं लगता कि वो शायद नेता हैं। वो एक पार्टी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जनहितैषी है, जनहितकारी जो नीति है, उसी पे चलना चाहिए। सोचिए यार, मतलब जो डीपीआर जो थी पहले डूंगरी बांध की, उसी को झुठला रहे हैं। बोलो यार, मतलब शर्म नहीं आती यार, है ना? लोगों को फूट डालो राज करो वाली कि ये लोग बिखर जाएं, एक कैसे हो रहे हैं, कैसे ये लोग इतने लाखों की तादाद में भाई आज जोड़ली गांव सपोटरा में कैसे आ गए, ये लोग ये सोच रहे हैं। अरे भाई ये नहीं आने चाहिए, ओहो हो, राजनीति हो रही है। अरे भाई साहब, कितना बुरा जो है जाल बुन रही है ये बीजेपी सरकार। वो बंदा है ना, इन्होंने सोच लिया बना के मानेंगे, ये तो ध्यान रख लो, बना के मानेंगे 10 दिन में। मुझे लगता कुछ जो है ये इसको रिवॉक करेंगे, वापस से नहीं करने वाले। क्योंकि जो राधा मोहन अग्रवाल जो है प्रदेश प्रभारी राजस्थान का, उसने कहा था कि हमारी जेब में होती अंता मांगरोल विधानसभा की सीट अगर हम चाहते तो। सही बात है, ये लोग चाहे तो, क्योंकि चाह रहे हैं ना, सारी चीज़ें कर ही रहे, कंट्रोल कर रहे हैं। वो ज्ञानेश कुमार जो है बिहार का रहने वाला है, उसको कंट्रोल किया हुआ है पूरी तरीके से। उसको जो जैसे बोलते हैं वैसे ही वो रोबोट के जैसे मुंह में आके वैसे ही बोलता है। उसके भी गन टिका रखी है पिछवाड़े पे कि भाई तुझे जैसे बोलेंगे वैसे ही बोलना है। अगर एक शब्द भी इधर उधर बोल दिया ना, तू फिर चुनाव आयोग के जो कहते ना कि चुनाव आयोग कहलाने लायक नहीं रहेगा, उस पद पे नहीं रहेगा तू। ये चीज़ें जभी तो यार, मतलब बिहार में पूरे की पूरे सीटें जो है लगभग 96% का इसका जो है जीत की रेट रही है। ऐसे कैसे जीत सकती है? पूरी सीटें जीत गई जिन पर बीजेपी खड़ी हुई। तो ये है, तो इन लोगों ने ठान लिया है उद्योगपतियों को
क्योंकि देखिए ना, झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर जितने भी आदिवासी हैं वो अपनी ज़मीनों के खिलाफ जो मतलब उनकी ज़मीनें हथियाई जा रही है इनके द्वारा। जैसे डूंगरी बांध बनाया जाएगा तो आदिवासियों की भी और दलितों और ओबीसी गुजर मीणा सभी समुदाय के लोग हैं, वैसे ही उधर छत्तीसगढ़ झारखंड में भाई जो हिड़मा हिड़मा जो भाई था एक आदिवासी, उसको नक्सली बना करके उसको हथियार दे करके उसको मार दिया जाता है। मारा कि नहीं मारा? हिड़वा को मार दिया ना, हिड़वा का एनकाउंटर कर दिया, उन आदिवासी बना दिया गया, उनको जो है आतंकवादी आतंकवादी क्या उग्रवादी बना दिया, उनको नक्सली बना दिया। बनाया है कि नहीं बनाया? उन लोगों को, कि उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ झारखंड के लोग पढ़े लिखे भी नहीं है और कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ। उनकी ज़मीनों को छीन करके अडानी अंबानी को, टाटा को, इनको जो है खनन कंपनियों को दे दिया जा रहा है माइनिंग करने के लिए। वहाँ पर उनके जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों पर जो है पैसे वालों को जो है उनको वहाँ पर भूमाफियाओं को ज़मीनें दे दी जा रही है उनकी कोड़ियों के दाम पर। यही स्थिति, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। हैं, आप लोग तो थोड़े पढ़े लिखे हो। डूंगरी बांध का इलाका जो सवाई माधोपुर है, करौली, धौलपुर, ये पढ़ा लिखा एरिया है, थोड़ा सा बदमाश एरिया है, इसलिए आप आवाज़ उठा ले रहे हो। लेकिन उनकी आवाज़ तो कोई उठाता ही नहीं है। उनको तो बेचारों को नक्सली बना करके और मार दिया जाता है उनको बाद में। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। न्यायालय उनकी आवाज़ सुनता नहीं है, न्यायपालिका जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई उनकी आवाज़ सुनता नहीं है। फिर बेचारे लास्ट में हथियार नहीं उठाए तो क्या करें फिर बताओ? क्योंकि जो ज़मीन, जो आपके जो आजीविका चलाने के लिए ज़मीन है, आपकी रोजी रोटी का सवाल है, उसी पर अधिकार जमा लेंगे ज़बरदस्ती आकर के, आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटेंगे, आपकी ज़मीन को हथिया लेंगे, हैं, आपको मार देंगे, आपको बेदखल कर देंगे। आप क्या करोगे? आप जाओगे पुलिस में, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप हाई कोर्ट में अपील पिटिशन डाल पाओ, सुप्रीम कोर्ट तक जा पाओ। फिर क्या करोगे? नक्सली बनोगे, मारने पे उतारू हो पाएगा बंदा, बस वो क्या करेगा? यही करते हैं वहाँ पर। और ये होते ही फिर उनको मार दिया जाता है कि नक्सली बन गया ये तो। ऐसे ऐसे करते हैं ये लोग। तो ज़रा सोचना पड़ेगा। डूंगरी बांध को रोकना है अगर बनने से, तो उसके लिए बहुत बड़ी ताकत जो है लगानी पड़ेगी। धन बल भी लगाना पड़ेगा, बाहुबल भी लगाना पड़ेगा, सारी ताकतें जितनी भी है। मीडिया कवर ही नहीं कर रहा है, इसको दिखा ही नहीं रहा। नेशनल मीडिया ऐसे लग रहा है कोई खबर ही नहीं है, डूंगरी महापंचायत हुई ही नहीं है। इस तरीके से छोटी मोटी खबर। राकेश टिकैत जी भी आए इसके अंदर, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है बेचारे किसानों की, मजदूरों की जो है इनकी आवाज़ बनने की कोशिश की।